नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं राज्य वित्त आयोग की संरचना के बारे में, इसका अधिकार तथा इसका जो क्रियाकलाप होता है या किस तरीके से राज्य वित्त आयोग कार्य करता है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है? इससे पहले मैंने आपको जो राज्य चुनाव आयोग के बारे में भी विस्तृत चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो भाई वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। ठीक है? और आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए और प्लेलिस्ट में आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएँगे, जो भी आपके कह सकते हैं कि जो सिलेबस के पॉइंट्स हैं, मैंने आपको सारे करवाए हैं। ठीक है? तो बिना समय गवाए हम चर्चा करते हैं आगे। तो सबसे पहले आपको ये सारा शायद थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बात है राज्य वित्त आयोग के बारे में। अगर बात करी जाए कि राज्य वित्त आयोग का जो गठन होता है प्रत्येक 5 वर्षों में होता है, या प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात नए राज्य वित्त आयोग का गठन हो जाता है। ठीक है? यानी कि इसको आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जो पंचायतों का कार्यकाल रहता है 5 वर्ष तक का रहता है, तो राज्य वित्त आयोग का जो गठन रहेगा या फिर राज्य निर्वाचन आयोग का गठन रहेगा, वो भी 5 वर्षों के लिए रहेगा। ठीक है? क्लियर? बात करते हैं अगर उत्तर प्रदेश या कह सकते हैं कि राज्य वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है या असंवैधानिक, तो राज्य वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। इसकी जो चर्चा की गई वो किस अनुच्छेद में की जाएगी, तो राज्य वित्त आयोग की चर्चा अनुच्छेद 243 आइन के तहत की गई है। ठीक है? हालांकि ये जब मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाए थे, यानी 243 ए से लेके 243 ओ तक मैंने पूरा एक्सप्लेन करवाया था, उस समय मैंने आपको बताया था 243 आई से राज्य वित्त आयोग। ठीक है? आगे चलते हैं कि उत्तर प्रदेश के 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों को अप्रैल 2020 से लागू किया गया था। तो ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश का करंट में जो वित्त आयोग चल रहा है, वो 5वां वित्त आयोग है। ठीक है? और ये अप्रैल 2020 से लागू हुआ था। ठीक है? तो अभी वर्तमान में जैसे कि 2024 है, तो ये 5 वर्ष तक के लिए वैलिड रहेगा, यानी कि 2020 से लागू हुआ 2025 तक रहेगा। 2025 में नए वित्त आयोग का गठन होगा और फिर वो 2026 से लागू होकर 2030 तक जाएगा। तो कुल मिला के अभी करंट 5वां वित्त आयोग चल रहा है। लेकिन जिस समय आप अगर एग्जाम देने जाएंगे, उस समय आप देख के जाइएगा तत्काल उस समय पे कौन सा वित्त आयोग चल रहा है और उस समय उस वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है? ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे चलते हैं कि 1993 के बाद में प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में पश्चात स्थानीय निकायों के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करे, मैंने आपको बता ही दिया था। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में 5वें वित्त आयोग का गठन 2015 में हुआ था। ध्यान रखेंगे इस बात को। इसने अपनी 2018 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि 2015 में गठन हुआ था 5वें वित्त आयोग का। ठीक है? 5वें वित्त आयोग का गठन हुआ था 2015 में। इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 2018 में। ये लागू हुआ था अप्रैल 2020 में। इंपॉर्टेंट है, 3 के तीनों फैक्ट रट लीजिएगा। 2015 में 5वें वित्त आयोग का गठन हुआ उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। 2018 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 5वें वित्त आयोग ने, तथा 2020 से अप्रैल 2020 से ये 5वां वित्त आयोग लागू हुआ था। और इसी के साथ साथ अगर बात करें, इसका जो कार्यकाल रहेगा वो 2025 तक रहेगा। क्लियर? आगे चलते हैं कि 5वें वित्त आयोग, 5वें राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं, करंट में अगर बात करी जाए, अभी 5वां वित्त आयोग ही चल रहा है। ठीक है? तो और ये 2025 तक रहेगा भी। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं श्री आनंद मिश्रा जी। तो ध्यान रखेंगे, 5वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं आनंद मिश्रा जी हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप जिस समय आप एग्जाम देने जाएंगे उस समय आप ध्यान रखिएगा, उस समय आप देख के जाइएगा कि उस समय राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है? इनका इनका कह सकते हैं इनका नाम बदल सकता है, क्योंकि राज्य वित्त आयोग के बारे में अगर मैंने जिस समय आपको बताया, मैंने आपको बताया था, चाहे राज्य निर्वाचन आयोग या वित्त आयोग, इसकी जो कह सकते हैं कि गठन के हालांकि आगे मैं इसमें आगे बताऊंगा। बेसिकली इनका जो कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष 5 वर्ष या 62 या 65 ही होएगा। ठीक है? तो अगर इस जो आनंद मिश्रा जी हैं, इनकी 65 वर्ष उम्र पूरी हो चुकी होगी या 62 वर्ष जो भी होगा, ठीक है, वो पूरी हो चुकी है, तो ये इनकी सेवा समाप्त हो चुकी होगी। इनके स्थान पे दूसरा व्यक्ति जो सदस्य होगा वो इस आयोग का अध्यक्ष बन गया होगा। तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो इसको देख के जाइएगा। ठीक है? बात करते हैं इसके आयोग के बारे में, तो सबसे पहली पॉइंट आ जाता है प्रस्तावना, यानी प्रियम्बल। तो भारत के सभी राज्यों के लिए नियमित रूप से 5 वर्षों के नियमित अंतराल पर राज्य वित्त आयोग का गठन अनिवार्य है। ठीक है? राज्य वित्त आयोग के कार्य केंद्रीय वित्त आयोग के ही समान होते हैं। सिंपल सी बात है, राज्य वित्त आयोग है वो राज्य से संबंधित है, केंद्रीय वित्त आयोग केंद्र से संबंधित है, लेकिन इनके जो कार्य रहेंगे वो तो इक्वल ही रहेंगे, सेम ही रहेंगे। बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के में प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग की स्थापना के लिए उल्लेख है। ठीक है? संवैधानिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए राज्यों ने संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 243 आई, ये 73वें संविधान संशोधन है, तथा 243 बाई, ये 74वें संविधान संशोधन का है। ठीक है? के अनुसार राज्य वित्त आयोग के गठन के लिए कानून पारित किया है। और 1993 के बाद में प्रत्येक 5 वर्ष की के पश्चात स्थानीय निकायों के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन हो रहा है कंटिन्यू। ठीक है? तो यानी कि ग्राम पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग 243 आई, और नगर पंचायतों के लिए जो कह सकते हैं कि
राज्य वित्त आयोग है, यानी कि स्टेट इनकम कमीशन, स्टेट इनकम कमीशन ही होगा ना। हाँ, जो भी ये राज्य वित्त आयोग मान लीजिए आप, तो वो रहेगा 243 वाई के तहत, ठीक है। आगे चलते कि राज्य वित्त आयोग की जो संरचना के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो ये हो जाता है कि वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्षों के पश्चात किया जाएगा, ठीक है, आपको क्लियर ही होगा। प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग का गठन राज्यपाल की घोषणा पे होगा, ये इंपॉर्टेंट है, घोषणा के आधार पे किया जाएगा, तथा इसके अध्यक्ष और सदस्यों का पदभार ग्रहण के बाद, सदस्यों के पदभार ग्रहण के बाद ये अस्तित्व में आया, यानी कि जिसके जब ये इसके अध्यक्ष और सदस्य होंगे, वो पदभार ग्रहण कर लेंगे, यानी कह सकते हैं वो अपनी पद की शपथ ले लेंगे, उसके बाद में कह सकते हैं कि ये अपना अस्तित्व में आएगा, ये कार्य करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और राज्यपाल की घोषणा के आधार पर किया जाएगा इसका गठन। बात करते हैं जहां तक वित्त आयोग की संरचना का सवाल है, इसमें एक अध्यक्ष और कुछ सदस्य होते हैं। कुछ राज्यों में उन सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा द्वारा निर्दिष्ट होती है, और कुछ जगहों पे मतलब कह सकते हैं पूर्व निर्धारित रहती है, ठीक है। तो जहां तक वित्त आयोग की संरचना का सवाल है, इसमें एक अध्यक्ष, तो अध्यक्ष तो देख ली, आपको सबको पता ही, अध्यक्ष तो डेफिनेटली रहना ही है। वहीं कुछ सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष के अलावा कुछ सदस्य होते हैं। वहीं कुछ राज्यों में इनके सदस्यों की जो संख्या रहती है वो राज्य विधानसभा द्वारा निर्दिष्ट होती है, ठीक है। यानी विधानसभा अगर बोलेगी 10 सदस्य रहेंगे तो 10 हो जाएंगे, विधानसभा बोले 2 ही सदस्य रहेंगे तो 2 ही रहेंगे, ठीक है। बात करते हैं अध्यक्ष या सदस्यों के लिए जो योग्यताएं हैं उन पे चर्चा करते हैं। तो राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्यों की चर्चा योग्यता है, वो कुछ राज्यों ने स्पष्ट रूप से अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए कुछ शर्तों को निर्दिष्ट किया है, जबकि अन्य राज्यों में ऐसा कोई विनिर्देश नहीं है। जैसे कि बात करते हैं पंजाब में वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति का सार्वजनिक मामलों में अनुभव होना आवश्यक है। ये पंजाब के संबंध में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। और इसके सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाने व्यक्तियों के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे कि वित्तीय और आर्थिक मामलों में पंचायत से संबंधित विशेष ज्ञान और अनुभव होना चाहिए, ठीक है। यानी वित्त तथा आर्थिक मामलों से संबंधित अगर कोई है, पंचायतों से संबंधित विशेष ज्ञान और अनुभव होना चाहिए पंजाब प्रांत में सदस्यों के लिए, ठीक है। बात करते हैं कि वित्तीय तथा आर्थिक मामलों में नगर पालिकाओं से संबंधित विशेष वित्तीय तथा आर्थिक मामलों में नगर पालिकाओं से संबंधित विशेष ज्ञान तथा अनुभव होना चाहिए। वित्तीय मामलों में प्रशासन में व्यापक अनुभव होना, कुल मिला के वित्त आयोग के सदस्य होंगे तो वित्तीय मामलों में ही इनको एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। कुल मिला के एक्सपीरियंस की बात है सारे कुछ, ठीक है। बात करते हैं अर्थशास्त्र का ज्ञान, इकोनॉमी का थोड़ा इनको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को वित्त आयोग का सदस्य या अध्यक्ष नियुक्त करने से पहले राज्यपाल इस संदर्भ में संतुष्ट होना आवश्यक है। राज्यपाल का इस संदर्भ में संतुष्ट होना आवश्यक है कि उस व्यक्ति का वित्तीय अथवा किसी प्रकार का कोई हित ना हो जिसका उसके कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव हो, और ना ही उस व्यक्ति का कोई हित वित्तीय आयोग के अन्य सदस्यों के लिए के किसी कार्य में कोई बाधा डाल दो, कुल मिलाकर लाभ का पद ना हो तथा वो पक्षपात वगैरह ना कर पाए। कुल मिला के बात ये है, तो ये कंफर्म करेगा राज्यपाल, और उसके बाद में राज्यपाल ही इसको कह सकते हैं अपॉइंट करता है, सिंपल सी बात। बात अगर करते हैं अयोग्यता के बारे में, तो इस राज्य वित्त आयोग के सदस्य तथा अध्यक्ष को की कह सकते हैं कि कुछ योग्यताएं होती जो मैंने आपको ऊपर बताया। बात करें अगर उनको किस किस आधार पर अयोग्य माना जाएगा, तो उसके विषय में बात करते हैं कि निम्न में से जो कारण दिए गए इसके आधार पर कोई भी व्यक्ति वित्त आयोग का सदस्य बनने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। पहला, यदि वह अस्वस्थ मन का हो, यानी कि अगर उसका मन ना हो, कोई बोले यार बन जाओ, पर उसका मन ना हो तो वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। दूसरा, वो दिवालिया यानी कि कह सकते हैं वो पागल ना हो, ठीक है। तीसरा, यदि उस पर किसी नैतिक अध्यमता का दोष सिद्ध हो चुका हो, जैसे कि अगर उस पे कोई कह सकते हैं कि उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है, या फिर उसके ऊपर कोई कह सकते हैं कि दूसरा अगर आरोप सिद्ध हो चुका है, ठीक है, और कोर्ट के द्वारा सिद्ध हो चुका है, तो फिर वो उसको कह सकते हैं कि किसी भी आयोग का अध्यक्ष या सदस्य नहीं बनाया जाएगा। सिर्फ वित्त आयोग नहीं, उसको किसी भी आयोग का सदस्य या अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। बात करते हैं राज्य वित्त आयोग के सदस्य के रूप में, यदि उसके उसके वित्तीय अथवा कोई अन्य हित से उसके कार्यों के प्रतिकूल प्रभाव की संभावना हो तो भी वो नहीं बनाया जाए। यानी कुल मिलाकर राज्यपाल को लगता है कि ये ना इससे अपने पर्सनल हित छुपे हैं इसमें, तो फिर राज्यपाल उसको अयोग्य घोषित कर सकता है। अब बात करते हैं कार्यकाल के बारे में, ठीक है। तो सदस्यों का जो कार्यकाल रहता है, राज्य वित्त आयोग के प्रत्येक सदस्य राज्यपाल द्वारा निर्धारित कार्य अवधि तक नियुक्त किया जाएगा, किंतु वह पुनर्नियुक्त के लिए पात्र नहीं है। यानी कि एक बार अगर उसने कह सकते हैं कि एक बार अगर वो नियुक्त हो गया है, 5 वर्ष उसने कंप्लीट कर लिए, तो दोबारा से अगर वो सोचे कि नहीं यार मैं फिर से सदस्य बन जाता हूँ, या फिर से पिछली बार मैं सदस्य था, इस बार मैं कोशिश करता हूँ अध्यक्ष बनने, तो फिर दोबारा से उसका अपॉइंटमेंट नहीं होता। कुल मिला के ये एक बार ही रहता है बस, ठीक है।
बात करते हैं, यह प्रावधान है कि वह अपनी कार्यावधि पूरे होने से पहले अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है और वह अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपे। यानी कि अगर त्यागपत्र के बारे में बात की जाए तो वो त्यागपत्र दे सकता है, लेकिन किसको देगा? राज्यपाल को। ठीक है? हालाँकि इसमें ऐज का कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि राज्य निर्वाचन आयोग, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष की जो थी ऐज लिमिट थी उसमें। बात करते हैं सेवा की शर्तों के बारे में, तो वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राज्य वित्त आयोग को अपनी पूर्णकालिक अथवा अल्पकालिक सेवा प्रदान कर सकते हैं। जैसे राज्यपाल प्रत्येक मामले में निर्देश दे और उन्हें राज्य सरकार की आज्ञा के अनुसार शुल्क अथवा वेतन एवं भत्ते दिए जाएंगे। कुल मिला के वित्त आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य रहेंगे, इनको जो जब ये कह सकते हैं कि ये सेवा दे रहे होते हैं, या कह सकते हैं जब ये अपने पद पे होते हैं, तो राज्यपाल इनको मतलब अगर चाहे तो इनको शुल्क इनके राज्यपाल राज्य सरकार की आज्ञा के अनुसार राज्यपाल निर्देश देगा तथा राज्य सरकार इनको शुल्क तथा वेतन भत्ते वगैरह प्रोवाइड करवाएगी, सेम एज जो अपना केंद्रीय वित्त आयोग है उसके अनुसार। ठीक है? बात करते हैं राज्य वित्त आयोग के कार्यों के बारे में। तो राज्य वित्त आयोग बेसिकली ग्रामीण एवं शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा, जिसमें वह ग्राम पंचायतों, पंचायत संघ परिषदों, जिला पंचायतों, नगर पालिकाओं तथा नगर निगमों के लिए, मतलब कुल मिला के ये जितने भी लोकल लेवल पे है, यानी कि अनुच्छेद 200 सॉरी 73वां तथा 74वें संविधान संशोधन के तहत जो भी है, उन सबके लिए जो भी ये कार्य करेगा। ठीक है? सिद्धांतों की अगर सिफारिशों की बात करें, तो राज्य द्वारा लगाया गया और एकत्रित कर राजस्व की कुल प्राप्ति का राज्य और स्थानीय निकायों के बीच वितरण करता है। यानी कुल मिला के जैसे कि राज्य द्वारा लगाया गया और एकत्रित किया गया जो कर रहेगा, ठीक है? तो और राजस्व द्वारा जो प्राप्त कर है राज्य को, तो कुल मिला के उस कर को स्थानीय निकायों के बीच में तथा राज्य सरकार के बीच में जो डिवाइडेशन का कार्य करता है, या कह सकते हैं कि जो बाँटता है, ठीक है? जैसे वो आपने वो एक मूवी देखी होगी ना, रावड़ी राठौड़, उसमें बोलता है कि एक तेरा, एक मेरा, दो तेरा, दो मेरा। तो उस तरीके से कह सकते हैं ये डिवाइडेशन करता है, मतलब स्थानीय निकायों तथा राज्य सरकार के बीच में। करों, शुल्कों और फीस का निर्धारण, जिससे स्थानीय निकायों को सौंपा जा सकता है अथवा स्थानीय निकायों द्वारा विनियोजित किया जा सकता है। बात करते हैं राज्य के समेकित निधि से स्थानीय निकायों को सहायता तथा अनुदान प्रदान करता है। कौन करता है? राज्य वित्त आयोग समेकित निधि से। ठीक है? संचित मतलब संचित निधि से। बात करते हैं पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक उपाय, ये करता है, यानी राज्य वित्त आयोग करता है। ठीक है? वित्तीय स्थिति से संबंधित है, तो यार वित्त से तो राज्य वित्त आयोग ही हो जाएगा। ठीक है? बात करते हैं पंचायतों और नगर पालिकाओं के सुदृढ़ वित्त के हित, यहाँ पे भी वित्त आ गया, तो राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को भेजा गया, कोई अन्य मामला हो तो उस पे भी कार्रवाई जो करेगा वो राज्य वित्त आयोग ही कर देगा। आगे चलते हैं कि राज्य वित्त आयोग को निम्न सुझाव देने के लिए भी कहा गया है, जो कि ये सुझाव जो कि स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करें, उनके ऋण का स्तर, पेंशन तथा ब्याज भुगतान देयताएं, उधार देने की शक्ति को विनियमित करने की संभावनाएं तथा स्थानीय निकायों की संसाधनों की स्थिति, ऋण चुकाने की क्षमता के आधार पर ऋण देयताएं, यानी कुल मिला के किसकी कितनी कैपेबिलिटी है उस हिसाब से उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाना, उसको कह सकते हैं उसको लोन वगैरह प्रोवाइड करना, सारा कुछ मतलब पंचायतों को ये लोन दिया जाता है। ठीक है? स्थानीय स्वशासन के रूप में अपने संसाधनों को जुटाने तथा उपयोग के लिए निकायों के कामकाज में अधिक दक्षता लाने के लिए आवश्यक उपाय, स्थानीय निकाय भारत के संविधान तथा सहवर्ती राज्य विधानों में उल्लेखित कार्यों के संदर्भ में स्थानीय निकायों का प्रशासनिक कार्यात्मक और वित्तीय शक्तियों को सौंपने के स्तर को ध्यान में रखते हुए तथा राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के कार्यों का निर्धारण का सुझाव, एक निगरानी सक्षम राजकोषीय सुधार कार्यक्रम तैयार करना, जिसका उद्देश्य स्थानीय निकायों के राजस्व घाटे को कम करना होगा और एक योजना का क्रियान्वयन करना होगा जो कि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान का पूर्ण दोहन कर सके। ये स्थानीय निकायों के हस्तांतरण से भी संबंधित है और वे उपाय भी इससे जुड़े हैं जिससे इस हस्तांतरण का मूल्यांकन किया जा सकेगा। मतलब कुल मिला के राजकोषीय घाटे वगैरह का जो भी लेखा जोखा है वो सारा कुछ राज्य वित्त आयोग ही रखता है। ठीक है? बात करते हैं अन्य राज्यों में स्थानीय निकाय की संरचना को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों के दोहन के लिए संभाव्य मार्ग खोजना, सिफारिशों के प्रभावशाली निष्पादन के लिए वर्तमान पद्धति की समीक्षा करने से संबंधित सुझाव देना और राज्य तथा केंद्रीय वित्त आयोग और अन्य संगठनों द्वारा एकत्रित संसाधनों का दोहन करना, स्थानीय निकायों और उनके खातों का प्रबंधन करना। ठीक है? नगर नगर पंचायतों के पुनर्वर्गीकरण के परिणाम स्वरूप सरकार द्वारा किए गए प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के उपाय, स्थानीय निकायों मतलब
नगर पंचायतों के पुनर्वर्गीकरण के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा किए गए प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के उपाय वगैरह यही प्रोवाइड करवाता है। तो स्थानीय निकायों की वर्तमान स्थिति तथा पुनर्गठन के उपयोग को ध्यान में रखते हुए जो पहले से ही नगर पंचायतों के लिए किए गए हैं आयोग अन्य स्थानीय निकायों के पुनर्वर्गीकरण का भी सुझाव देगा। अन्य सिफारिशों को देते समय आयोग राज्य सरकार के स्रोतों पर भी नजर रखेगा, ध्यान रखेगा। ठीक है, राज्य सरकार के व्यय ऋण संबंधी जानकारियों को भी स्थानीय निकायों के स्थान पर देखेगा। ठीक है, ताकि वे पर्याप्त मात्रा में राजस्व बचत कर सकें और राज्य के पूंजीगत खातों की प्रतिबद्धता से संबंधित हो। नोट है कुछ कि राज्य वित्त आयोग निम्नलिखित में से के संबंध में भी ध्यान केंद्रित करता है तथा सिफारिशें करेगा। यानी भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों का वर्गीकरण तथा उसके परिणाम, इस पे भी निगरानी करता है कौन? राज्य वित्त आयोग। हस्तांतरण का वर्तमान स्तर और अन्य संसाधनों का राज्य एवं केंद्रीय सरकारों के हस्तांतरण और अन्य एजेंसियों जिनमें राज्य वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों को पुरस्कार और सिफारिशों तथा उनकी पर्याप्तता शामिल है। पूंजी निर्माण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए स्थानीय निकायों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला आ जाता है कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए स्थानीय निकायों के राजस्व संसाधन आवर्ती तथा आवर्ती हित घटकों के व्यय के उचित राजकोषीय प्रबंध के संदर्भ में वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की स्थिति तथा स्थानीय निकायों द्वारा संसाधनों का जो उपयोग रहता है उसके संदर्भ में राज्य वित्त आयोग आधारभूत लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए ग्राम सभा के कार्यों, इसका गैर सरकारी संगठनों, लाइन एजेंसियों, विभागों से संपर्क की अन्य राज्यों की बराबर समीक्षा करेगा। यह सॉरी यह आवंटन विभाज्य जोड़ का 4.31% है। यह 2019-20 में स्थानीय निकायों के लिए अनुदान राशि की वृद्धि है, जो कि विभाज्य जोड़ के 3.54% यानी लगभग 87,352 करोड़ की राशि है। यानी कुल मिला के ये जो पैसा वगैरह एलोकेट किया जाता है उसकी समीक्षा वगैरह कराया। यह अनुदान 90.90:10 के अनुपात में जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों के बीच विभाजित किया जाएगा। अनुदान पंचायत के 3 स्तरों ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर तथा जिला स्तर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर अनुदान जो रहेगा वो 90:10 के अनुपात में दिया जाएगा। राज्य की समेकित निधि, यह सभी सरकारी खातों में से सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत गठित किया गया है। यानी कि राज्य की जो समेकित निधि होती है वो अनुच्छेद 266 के तहत गठित की गई है। 266 का फर्स्ट। ठीक है, सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व तथा असाधारण वस्तुओं को छोड़कर इसके द्वारा किया गया व्यय समेकित निधि का हिस्सा होता है। राज्यों की समेकित निधि में राज्यों द्वारा प्राप्त सभी राजस्वों के लिए राज्य की एक समेकित निधि, प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग कोष की स्थापना की गई। यानी कुल मिला के प्रत्येक राज्य के लिए उसकी एक समेकित निधि होगी, जो कि अनुच्छेद 266 फर्स्ट के तहत संवैधानिक निधि है। ठीक, कुल मिला के बात है ये अनिवार्य कार्य, ये कार्य प्रकृति यह कार्य प्रकृति के में अनिवार्य ये कार्य प्रकृति में अनिवार्य होते हैं। उदाहरण के लिए नगर निगम शुद्ध पेयजल की आपूर्ति और जल स्रोतों के निर्माण के रखरखाव, संक्रामक रोगों की रोकथाम तथा जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए अनिवार्य रूप आदि कार्य अनिवार्य रूप से करता है। यानी कुल मिला के जो ये मैंने आपको कार्य बताए थे वो इसके इंपॉर्टेंट कार्य हो जाते हैं, जो कि अनिवार्य हो गए हैं। ठीक है, तो कुल मिला के राज्य वित्त आयोग की संरचना, इसके अधिकार तथा क्रियाकलापों के बारे में मैंने इस वीडियो में चर्चा की है। अगले वीडियो में आपको मिलने वाला है केंद्रीय वित्त आयोग के बारे में, जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो। तो फिलहाल राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में आपको क्या इंपॉर्टेंट याद करना है? बेसिकली इसका गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर बात करी जाए तो ये 5वां वित्त आयोग है, जो कि जिसकी कह सकते हैं कि जो गठन हुआ था 2015 में इसका गठन हुआ था। 2018 में इसकी एक कह सकते हैं कि रिपोर्ट सबमिट हुई थी। 2020 अप्रैल 2020 से इसने कार्य करना स्टार्ट किया था। 5 साल के लिए कार्य करता है। अगर बात करें ग्राम पंचायतों के संदर्भ में तो अनुच्छेद 243 आई के तहत ग्राम पंचायतों के राज्य वित्त आयोग की चर्चा तथा 243 22 के तहत जो नगर पंचायतों के लिए जो वित्त आयोग की चर्चा है तो उसके संदर्भ में चर्चा की गई, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1973 के तहत इन सब का किया गया है, मतलब कुल मिला के। और वहीं अगर बात करें अनुच्छेद 266 आई के तहत कह सकते हैं कि समेकित निधि की चर्चा, जहां से मतलब कि ये गाँव को पैसा देता है। ठीक है, तो ये सारा हो गया। इसके अध्यक्षों तथा सदस्यों की नियुक्ति के बारे में सारा मैंने आपको बता दिया। अगर वहीं यार बात करी जाए कि इनका जो कार्यकाल रहता है वो जो सदस्य वगैरह रहते हैं वो दोबारा से नियुक्त नहीं होते। ठीक है, तथा इनका जो कार्यकाल स्टार्ट होता है वो इनकी शपथ लेने के बाद से इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है। ठीक है, बेसिकली 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहता है। ठीक, तो ये हो गया। तो चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए
आज्ञा दीजिए। बाय बाय। बाय बाय। जय श्री राम। सत श्री अकाल। ओके।